हेलो बच्चों, वेलकम टू कंपटीशन ग्लोब। तो बच्चों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि रेवेन्यू यानी आय क्या होता है और इसको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि रेवेन्यू क्या होता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज एक फैक्ट्री चॉकलेट्स बनाती है और चॉकलेट को बनाने में उसे 30 रुपये लगे और 20 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लगते हैं जब वो उस चॉकलेट को मार्केट में भेजती है। यानी ट्रांसपोर्टेशन हो गया, टैक्स हो गया, इन सब चार्जेस को मिला के जो चॉकलेट का कॉस्ट है वो हो जाता है 50 रुपये। और कंपनी या फैक्ट्री ऐसी टोटल 100 चॉकलेट्स को बनाती है। तब इन 100 चॉकलेट्स को जब मार्केट में बेचेंगे उससे जो पैसा मिलेगा वो उस पर्टिकुलर फैक्ट्री का रिवेन्यू होगा। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक चॉकलेट की कीमत कितनी है, 50 रुपये। ऐसी टोटल 100 चॉकलेट्स बेची जाती हैं। तो ओवरऑल रिवेन्यू जो जनरेट होगा वो कितना होगा, 50 इंटू 100 यानी 5000 रुपीज़। अब ये तो एक छोटा सा डेटा है जो मैंने आपको समझाने के लिए लिया है, बट कंपनी लार्ज स्केल पे प्रोडक्ट को बनाती है तो रिवेन्यू बहुत ही ज़्यादा होता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि वो अमाउंट या पैसा जो कोई या किसी गुड्स को या प्रोडक्ट्स को बेच के अर्न करती है एक फैक्ट्री या एक फर्म, उसे हम रिवेन्यू कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रिवेन्यू कितने टाइप्स का हो सकता है। अब रिवेन्यू को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला टोटल रिवेन्यू, दूसरा एवरेज रिवेन्यू और तीसरा मार्जिनल रिवेन्यू, जैसा कि आप इस डायग्राम में भी देख रहे होंगे। तो हम एक एक करके समझते हैं इन सभी के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टोटल रिवेन्यू क्या होता है। तो टोटल रिवेन्यू को अगर आप समझना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि जब कोई फर्म या फैक्ट्री अपने सभी प्रोडक्ट्स को मार्केट में सेल करती है तो उससे जो पैसा मिलता है उसको हम टोटल रिवेन्यू कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक फैक्ट्री आइसक्रीम को बनाती है और एक आइसक्रीम को बनाने में उसे टोटल खर्चा आता है 70 रुपये का, और फैक्ट्री ऐसी टोटल 200 यूनिट आइसक्रीम बनाती है। तो जो टोटल रिवेन्यू होगा वो होगा A इंटू बी, जहाँ पे A का मतलब होता है प्रोडक्ट का प्राइस और B का मतलब होता है प्रोडक्ट की क्वांटिटी या यूनिट्स। तो यहाँ पर A होगा 70 और B होगा 200। तो टोटल रिवेन्यू कितना होगा, A इंटू बी यानी 70 इंटू 200। तो एक आइसक्रीम फैक्ट्री कितना पैसा अर्न कर रही है, 14,000। अब ये भी एक रैंडम डेटा है ताकि आप टोटल रिवेन्यू को समझ सकें। अब जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट करती है। कि आप इस टेबल में देख रहे होंगे कि जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ रही है वैसे वैसे जो टोटल रिवेन्यू है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो टोटल रिवेन्यू और क्वांटिटी का ग्राफ होगा वो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि एवरेज रिवेन्यू क्या होता है। तो टोटल रिवेन्यू पर यूनिट क्वांटिटी, यानी टोटल रिवेन्यू को अगर हम क्वांटिटी से डिवाइड कर दें तो जो आएगा उसको हम बोलेंगे एवरेज रिवेन्यू। जैसे आपने अभी आइसक्रीम वाले एग्जांपल में देखा कि टोटल रिवेन्यू हुआ 14,000 रुपये का और क्वांटिटी कितनी बेची गई, 200 यूनिट। तो अगर हमको इस केस में एवरेज रिवेन्यू निकालना हो तो हम सिंपली क्या करेंगे, 14,000 को 200 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 70। यानी आप ये कह सकते हैं कि एवरेज रिवेन्यू आएगा 70। इससे एक चीज़ क्लियर ये होती है कि एवरेज रिवेन्यू वही होता है जो एक प्रोडक्ट का प्राइस होता है। आप ये इस चीज़ में मेंशन कर सकते हैं। जैसा कि आप इसके टेबल में देख रहे होंगे कि जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ रही है वैसे वैसे टोटल रिवेन्यू तो बढ़ रहा है, बट यहाँ पे एक क्वांटिटी का प्राइस फिक्स है 5 रुपीज़। तो जो आपको एवरेज रिवेन्यू है वो भी जो प्राइस है एक्चुअल उसी के इक्वल दिख रहा है। और मैंने आपको अभी बताया भी कि जो एवरेज रिवेन्यू होता है वो कुछ नहीं, बस एक्चुअल प्राइस होता है उस पर्टिकुलर क्वांटिटी की एक यूनिट का। यानी सपोज आपके पास अगर एक चॉकलेट का जो कीमत है वही आपका एवरेज रिवेन्यू हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मार्जिनल रिवेन्यू क्या होता है। तो जब हम सेम प्रोडक्ट की एक एक्स्ट्रा यूनिट को बेचते हैं तब उससे जो एक्स्ट्रा रिवेन्यू मिलता है उसे हम मार्जिनल रिवेन्यू कहते हैं। इसको निकालने के लिए सिंपली आपको nth से n-1th यूनिट ऑफ टोटल रिवेन्यू को सब्ट्रैक्ट करना है। अब फॉर एग्जांपल, जैसे 5 यूनिट की सेल हुई और 5 यूनिट को बेचने में जो रिवेन्यू जनरेट हुआ वो हुआ 200 रुपये का, और सेम प्रोडक्ट की जब 4 यूनिट बेची गई तो उससे जो रिवेन्यू मिला वो मिला 170 रुपये का। तो जो मार्जिनल रिवेन्यू होगा वो 5 यूनिट में जो सेल हुई है यानी जो टोटल रिवेन्यू जनरेट हुआ है माइनस 4 यूनिट में जो टोटल रिवेन्यू जनरेट हुआ है उनका डिफरेंस होगा, यानी 200 माइनस 170 वो कितना होगा, 30 रुपये। तो जो 30 रुपये होगा ये होगा हमारा मार्जिनल रिवेन्यू। इसके अलावा हम यहाँ पर यह भी देख लेते हैं कि मार्जिनल रिवेन्यू और एवरेज रिवेन्यू में क्या रिलेशन होता है। इसके 2 केस होते हैं। पहला केस,
जब प्राइस फिक्स रहता है। अब जब प्राइस फिक्स रहता है तब उस प्रोडक्ट का जो मार्जिनल रेवेन्यू है और एवरेज रेवेन्यू है वो सेम रहता है। यानी जैसा कि आप इस ग्राफ में देख रहे होंगे कि ये जो लाइन जा रही है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। यानी इस केस में जो मार्जिनल और एवरेज रेवेन्यू है वो सेम भी है और एक दूसरे के बराबर भी हैं। दूसरा केस आप देख सकते हैं कि जब प्राइस घट रहा होता है। अब जब प्राइस घट रहा होता है तो इस केस में मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू दोनों आपको घटते हुए दिखते हैं, बट जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो एवरेज रेवेन्यू से भी ज़्यादा घटता हुआ दिखता है। जैसा कि आप इस ग्राफ में देख रहे होंगे कि जो एवरेज रेवेन्यू वाली लाइन है वो ऊपर है और जो मार्जिनल रेवेन्यू वाली लाइन है वो एवरेज रेवेन्यू के नीचे है। फाइनली हम देखते हैं कि टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू में क्या रिलेशन होता है। इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू ब्रैकेट में E माइनस 1/E। अब जहाँ पर ये जो E है इसका मतलब होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब अगर आप ये नहीं जानते कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है तो इसको मैंने पहले ही पढ़ा दिया है। आप इस जो तमिलनाडु बोर्ड की इकोनॉमिक्स सीरीज़ की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को देख सकते हैं, और नहीं तो मैं आपको इस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा जहाँ पे मैंने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को पढ़ाया है। अब इसमें जो E है इसके 3 केस हो सकते हैं। केस 1, जब E 1 से ज़्यादा हो। जब E 1 से ज़्यादा होगा तब मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव होगा और उसकी वजह से जो टोटल रेवेन्यू है वो भी बढ़ेगा। दूसरा केस हो सकता है जब E की वैल्यू 1 से कम हो। उस केस में मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव होगा और उसकी वजह से जो टोटल रेवेन्यू है वो भी आपको घटता हुआ दिखेगा। तीसरा केस होता है कि जब E इक्वल्स टू 1 हो, तब क्या होता है कि मार्जिनल रेवेन्यू हो जाता है 0, उसकी वजह से टोटल रेवेन्यू भी हो जाता है 0। इसको और अच्छे से समझने के लिए आप इस टेबल में देख सकते हैं। अब जैसा कि आप इस टेबल में देख रहे हैं कि जब E की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, यानी जब क्वांटिटी 0 से 5 की तरफ बढ़ रही है, तो उस टाइम जो एवरेज रेवेन्यू है और मार्जिनल रेवेन्यू है दोनों आपको पॉजिटिव नंबर में दिख रहे हैं, और जैसे जैसे यूनिट बढ़ रही है वैसे वैसे एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू घटता हुआ दिख रहा है। दूसरा आप देख रहे होंगे केस कि जब E की वैल्यू 1 है, यानी जहाँ पे क्वांटिटी 6 है, अब उस केस में जो आपका एवरेज रेवेन्यू है वो तो 5 है बट मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ पे क्या है, 0 है। और फिर लास्ट आप स्टेज देख रहे होंगे जब E की वैल्यू 1 से कम है। जब E की वैल्यू 1 से कम है तो उस केस में जैसे यहाँ पे यूनिट जो क्वांटिटी है 7 से 11, इस केस में आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे हम क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे मार्जिनल रेवेन्यू और ज़्यादा नेगेटिव होता जा रहा है, और उसी वजह से जो आप देख रहे होंगे एवरेज रेवेन्यू है वो भी घटता हुआ चला जा रहा है। तो बच्चों यहाँ पर कॉस्ट और रेवेन्यू एनालिसिस का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड लव यू ऑल।